दोस्तों, मैं आप सबका राज सुनाएंगे आज फिर से ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूहें कांप उठेगी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, अगर आपको भूत प्रेत चुड़ैल और सस्पेंस की कहानी पसंद है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। दोस्तों, यह कहानी 2017 की है। यह कहानी आरव और उसकी पत्नी मिताली की है। एक दिन उसके दोस्त मोहित का उन्हें फ़ोन आता है कि वो उनको अपने फार्म हाउस को बेचना चाहता है। आरव और उसकी पत्नी मिताली दोनों फार्म हाउस को देखने के लिए घर से निकलते हैं। दोनों मस्ती से जा रहे होते हैं, तभी मिताली की नींद आ जाती है और वो सो जाती है। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक जंगल पड़ता है। जैसे ही जंगल से गुजरता है वैसे ही उसकी गाड़ी अचानक खराब हो जाती है। गाड़ी से आरव बाहर निकलता है और समय देखता है। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे होते हैं। फिर उसने कार का बोनेट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। आरव ने मोबाइल से मदद लेना चाहा, पर उसकी फ़ोन में नेटवर्क का नामो निशान नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिताली को आवाज़ दी, मिताली, अरे ओ मिताली, उठो जल्दी से, हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक भी नहीं होगी। हमेशा की तरह मिताली नींद में ही बड़बड़ाती हुई उठी। आरव, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। कब से बोल रही हूँ ये तुम्हारी पुरानी खटारा बेचकर कम से कम एक नई कार ले लो, पर तुम सुनते कहाँ हो। जवाब में आरव बोला, खरीद लेंगे महारानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने का जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़कें छोड़कर मेन हाईवे पे आ जाते हैं। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर से कहीं से भेड़ियों की रोने की आवाज़ आती है। भेड़ियों की आवाज़ें उस काली रात को और भी डरावनी बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली और ना कोई होटल। मिताली बोली, आरव, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मोहित ने एक कौन से वीरान सी जगह में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरव कुछ कहता है उससे पहले ही आसमान में ज़बरदस्त बिजली कड़कने लगती है। उस आवाज़ से डरी हुई मिताली आरव के सीने से लिपट जाती है। तेज बारिश के आसार नज़र आने लगते हैं। काली बादल मंडराने लगती है। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई देती। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नज़दीक पहुंच जाते हैं। हवेली के गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नज़र नहीं आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे पे पहुंच जाते हैं। दरवाजे पे डोर बेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लटक रही होती है। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर मिताली ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा ही रही थी, उससे पहले कि अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन्हें दोनों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और ना ही उन दोनों ने कोई आवाज़ की थी। फिर वह दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठकर एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच रास्ते में हमारी कार खराब हो गई है और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठे उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, जरूर कीजिए, टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले अपना परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये मेरी पत्नी मिताली है। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिताली हवेली की शान देखते ही रह जाते हैं। उनकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार की सबसे बड़ी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी। पूरे घर में तस्वीर ही तस्वीरें थी, पर सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई भी हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल भी भावनाहीन थी। फिर आरव और मिताली दोनों ऊपर
मंजिल पर जाते हैं और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मोहित को फ़ोन करने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिताली की नज़र उस दीवार पे पड़ी। वहाँ और एक फ़ोटो फ्रेम टंगी थी, उसमें भी कोई तस्वीर नहीं था, सिर्फ खाली फ्रेम। उन्हें यह बात थोड़ी सी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से कोई फ़ोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करो, या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाओ। मिताली और आरव कमरे में जाकर फिर कॉल लगाने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंखें लग गई। रात के ठीक 1 बजे आरव की नींद अचानक से खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन लगाने लगा, लेकिन उस वक्त फ़ोन पूरी तरह से डेड था। हाथ से फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पे गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाइयाँ उड़ गई, जैसे उसके पैर के नीचे की ज़मीन खिसक गई हो, क्योंकि कुछ घंटों पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीर थी। उसके नीचे लिखी थी उनकी मौत की तारीख। उसने मिताली को उठाया और उसे तस्वीर दिखाई। मिताली बोली, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों वहाँ से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेज़ी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब वह दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था, पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिशें नाकाम रही, क्योंकि दरवाजे किसी ने बाहर से बंद कर दिया था। अब वह दोनों उस भूतिही हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिताली दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, पर उस वक्त बदकिस्मती से बिजली भी चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से उन्हें सब कुछ ढक लिया और चारों तरफ शमशान सा सन्नाटा फैल गया। मिताली अपने कांपते हाथों से मोबाइल का टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले सामने वाले उस बड़े से फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जिस फ्रेम को आते वक्त उन दोनों ने खाली देखा था। उस खाली फ़ोटो फ्रेम में झूले पे बैठे दादा ठाकुर की तस्वीर शैतानी मुस्कान दे रहे थे और अगले ही पल दादा ठाकुर की तस्वीर धीरे धीरे गायब होने लगे और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूलने लगा। उस भयानक मंजर को देखकर मिताली की घीघी बैठ गई और आरव बस बेसुध दिखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल की स्विच भी ऑफ हो गई। अब तक उजाले में मिताली और आरव को वहाँ पर एक दूसरे के सांसों की ही आवाज़ आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों की सांसों की आवाज़ सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीर भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवारें पे टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठकर सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। आपका दोस्त राज।